जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? चलो जी, खुश रहिए, सेफ रहिए, अगेन जितना हो सके घरों पे रहिए। आज अपन लोग सीए फाइनल में डिस्कशन करने वाले हैं जो हमने सुपर टेस्ट सीरीज नंबर 2 लॉन्च किया था। पहला जो टेस्ट था वो एक्सक्लूसिवली ऑन डायरेक्टर्स था। ये जो सेकंड टेस्ट था ये डायरेक्टर्स के ऊपर भी था, प्लस इसमें आईबीसी और फेमा में भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का क्वेश्चंस डाले थे ताकि रिकॉल हो सके कॉन्सेप्ट को। तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इस टेस्ट का सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये टेस्ट आपके सामने है। ये इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है ये पूरे का पूरा दिया हुआ है। मैं आपको सारा क्वेश्चन समझाना शुरू करता हूँ, सारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेटेड केस स्टडी नंबर 1 में कह सकता हूँ, बट एक्चुअल में केस नंबर 1 का डालने का पर्पस क्या था। ये केस ना इलेक्टिव लॉ में आया था और इलेक्टिव लॉ में मुझे लगता है आईबीसी के ऊपर इससे बेहतरीन क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिलो दिमाग में बिठा देता है जिनको हम हल्के में लेके जाते हैं और जिन पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मैं कहूँगा बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को एकदम दिलो दिमाग में ये बिठा देता है ये क्वेश्चन। तो मैं कहूँगा कि एग्जाम में जाने से पहले भी इस क्वेश्चन को जरूर 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 पढ़ के जाना। ठीक है जी, चलिए तो देखना शुरू करते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 1 कहता जी, अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 वाज इनिशिएटेड बाय मेसर्स ए लिमिटेड एज अ कॉर्पोरेट डेटर। ओके, यानी कि कंपनी ने खुद सेक्शन 10 के अंदर शुरुआत की है प्रोसेस की। द कंपनी वाज इन डिफॉल्ट टू द क्रेडिटर्स एंड द एसेट्स वर इनसफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फेल्ड, and in last it was decided to go for the liquidation of the company. The balance sheet and the additional information of the A Limited are as follow. Key financial information आपको दी हुई है। Land, equity share, preference share, term loan, working capital unsecured, government dues, workman dues, employees liability, operational creditors, land and building, fixture and fitting stock, debtors, other current assets, cash accumulated losses. Additional information दी हुई है जो कहती है टर्म लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द फिक्स चार्ज ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग एंड द फर्नीचर एंड फिक्सचर। ओके, द बैंक ए, ओहो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। टर्म लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द फिक्स चार्ज ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग एंड फिक्सचर एंड फिटिंग। बैंक ए विद एन 800 crore टर्म लोन आउटस्टैंडिंग हैज द फर्स्ट चार्ज ऑन द एसेट्स एंड बैंक बी with 700 crore आउटस्टैंडिंग हैज अ सेकेंड चार्ज ऑन द एसेट्स। टर्म लोन कितना था टोटल? 1500 करोड़ का। अच्छा, working capital loan is provided by bank C and secured against a floating charge on the debtors stock of the company. Okay, the unsecured financial creditor include a director X who owes 3% of the share capital of Messrs A Limited with an outstanding loan due to him of rupees 50 crore. Other liability, the workman dues represent amount payable for a period of 24 months preceding the liquidation commencement date. Employees liabilities include 24 crore. 25 crore is outstanding for employees for a period of 12 months. Sure. Okay. 25 करोड़ एम्प्लॉयज की सैलरी जो है, वैसे टोटल आउट एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी दी हुई थी? यहाँ पे दिया हुआ था 300 में से 25 ऐसी है जो कि 12 महीने के अंदर पेबल है। अच्छा, आप जानते होंगे तो इसको प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले। खैर, और आगे आते हैं। लास्ट 3 years ऑफ द टैक्स असेसमेंट पेंडिंग टोटल डिमांड रेज्ड बाय द डिपार्टमेंट इज रुपीज 1200 crore. दिस हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट बट रिफ्लेक्टेड एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ओनली। लो जी, एक और लायबिलिटी है। However, the liquidator has managed to get an assessment completion certificate and agreed to final liability of rupees 300 crore. लो जी, बहुत बहुत शुक्र हुआ, 300 करोड़ में liability settle हुई है। Fixed asset and other assets, the land and building realized 70% of the book value and there would be a cost of 175 crore in realizing the assets. Okay, the fixture and fitting would realize 30% of the book value net of any realization cost. ठीक है,
The stock, debtors and other current asset would realize 65% of the book value. Other information, there was a pending insurance claim filed by the company for a quality breach by a supplier which was not recorded in the books. The liquidator has managed to recover rupees 150 crore from the insurance company. वाह वाह वाह, एक और पैसा आ गया कंपनी के पास. Lease for the office premises had a lock-in period of 10 years, out of which 3 years have expired. The landlord has submitted a claim of 120 crore for the remaining 7 years of the lease period. Based on the amount realized and distributed, the cost of liquidation is computed to be 140 crore. Cost of liquidation 140 crore आ रही है. The pending insolvency period cost was 80 crore. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बंदा ऐसे लग रहा है नॉवल पढ़ रहा हो, बट फिर भी बहुत अद्भुत क्वेश्चन है ये. Mainly including interim funding, remuneration of the IP, insolvency professional and other such costs as permitted under the code. The secured creditor have decided to relinquish their security interest to the liquidation estate. शायद याद आ रहा हो सेक्शन 52, जहाँ secured creditor के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो सारा पैसा खुद रिकवर कर सकते हैं या फिर वो लिक्विडेशन एस्टेट में अपना सारा पैसा सौंप सकते हैं. फिलहाल जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि मैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की 2 रिवीजन क्लासें अनाउंस की हैं लास्ट वीक ऑफ जून में. जो फ्राइडे एंड सैटरडे पड़ेगा उनमें बैक टू बैक 2 क्लासें होंगी, जिनमें हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट कोड 2020 भी डिस्कस करेंगे. अमेंडमेंट कोड के साथ में इन क्लासेस के अंदर हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, चले. The pending insolvency period cost was rupees 80 crore, mainly including interim funding, remuneration of the IP and such other costs as permitted under the code. The secured creditors have decided to relinquish their security interest to the liquidation estate and receive proceeds from the sale of the liquidation assets by the liquidator as per the provision laid under the insolvency and bankruptcy code. Section 52 में उन्होंने liquidator को assets देने का option अपनाया है. You are required to find out the following with reference to the relevant provision laid under the IBC. अब शुरू होता है क्वेश्चन. पहला कहता है What would have been the constitution of the committee of creditor? बहुत बढ़िया, पहली बार ऐसा देख रहे हैं. कमिटी ऑफ क्रेडिटर का कॉन्स्टिट्यूशन बताइए एंड व्हाट वुड हैव बीन द वोटिंग शेयर ऑफ ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी. जितने भी मार्क्स का है खैर देखते हैं, मगर सबसे पहले रिकॉल करिएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर के कॉन्सेप्ट को, और मुझे केवल इतना बता दीजिए कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर में फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं या ऑपरेशनल क्रेडिटर आते हैं. मैं कह सकता हूं अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही आएंगे, और अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर में केवल रिलेटेड पार्टी है तो फिर कौन आ सकता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर भी आ सकते हैं. इतनी बात क्लियर हो गई. क्या यहां पर हमारे क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर है? द आंसर इज हैं. अच्छा, कौन कौन है हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर? फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब जिन्होंने लोन वगैरह दिया होगा, ऐसे कौन कौन सी हैं? बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, याद होगा. और एक डायरेक्टर भी अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर के अंदर ही आ रहा था. ये और बात है कि डायरेक्टर को मैं नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टर को नहीं लूंगा, मगर अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर और भी तो थे. द आंसर इज यस. चलिए देखना शुरू करते हैं क्वेश्चन में कौन कौन से थे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर की बात कर रहा है ना. लो जी, मैं कहूंगा पहला तो आएगा टर्म लोन. ये बैंक ए 800 करोड़ का. अच्छा जी, बैंक लोन, ये बैंक ए हो गया 800 करोड़, बैंक बी हो गया 700 करोड़, फिर बैंक सी फ्लोटिंग चार्ज है इसका. यस, इसका कितना हो गया? वर्किंग कैपिटल लोन कितना हो गया? वर्किंग कैपिटल लोन कितना 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 है? 1200 करोड़. लो जी, 1200 करोड़ ये भी आ गया. बहुत बढ़िया. अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड अ डायरेक्टर हु वाज 3% ऑफ द क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग 3% of the share capital and with an outstanding loan due to him of 50 करोड़. अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर कितने हैं? 1000 करोड़. 1000 करोड़ में से 50 करोड़ इस डायरेक्टर के हटा दो. अगर हटा दूं तो कितने बचे? अदर में मैं कह सकता हूं कितने बचे? 950 करोड़ बचे. यस. अब इन सबका टोटल करो. 0 5 और कितना बचा? 8 7 15 और 2 19 और 9 28 8 1 2 2 8 5 0 2 8 5 8 7 15 27. ओ यार गलती हो गई, 2700 और 3650 हो गया नहीं तो 3650. अब भाई साहब 3650 मिलाकर है टोटल.
कमिटी ऑफ क्रेडिटर का। अब उसमें से इसका 800 का प्रपोर्शन निकाल लो, 800 डिवाइडेड बाय 3650, फिर इसका निकाल लो 700 डिवाइडेड बाय 3650, फिर 1200 डिवाइडेड बाय 3650, फिर 950 डिवाइडेड बाय 3650, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा वोटिंग शेयर। गेटिंग इट? चलिए तो पहले का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर में बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, ये लो जी, ये आपका वोटिंग शेयर आ गया 3650, ये आपका वोटिंग शेयर आ गया। डायरेक्टर को नहीं लूंगा क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी है, उसका पार्टिसिपेशन वगैरह अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। टोटल वैल्यू रियलाइज्ड बाय द लिक्विडेटर। ओहो, यानी कि वैल्यू रियलाइज मतलब बेच बूझ के अल्टीमेटली लिक्विडेटर के हाथ में लिक्विडेशन एस्टेट के रूप में कितना पड़ा है। चलो जी देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे आइएगा दोबारा। क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन में से देखना शुरू करते हैं। उसने जो एडजस्टमेंट दे रखी है नीचे, उनमें सारा कुछ दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 70% ऑफ द बुक वैल्यू एंड देयर वुड बी अ कॉस्ट ऑफ 175 करोड़ इन रिकवरिंग द अमाउंट। ओके, टोटल वैल्यू रियलाइज, लैंड एंड बिल्डिंग कितना रियलाइज किया है? 70 करोड़, सॉरी 70%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 70% कर दो और इसका 70% करने के बाद 16,500 को 70% करने के बाद जो भी फिगर आएगी उसमें से माइनस कर देंगे हम, कितना है? 175 करोड़, यानी कि 16,500 का 70% करने के बाद जो भी फिगर आएगी -175 कर देंगे। सामने आंसर में देखते जाना अगले पेज पे अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर। ये क्या हुआ है आगे? फिर कहता है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर वुड रियलाइज 30% ऑफ द बुक वैल्यू नेट ऑफ एनी रियलाइजेशन कॉस्ट। लो जी, यहां पे कुछ माइनस करने की जरूरत मुझे है नहीं। क्यों? क्योंकि ये फर्नीचर एंड फिक्सचर ने 30% ऑफ द बुक वैल्यू नेट ऑफ रियलाइजेशन कॉस्ट रियलाइज किया है, यानी कि 300 करोड़ रुपए 1000 करोड़ इनकी वैल्यू है ना, तो 300 करोड़ रुपए यहां से मुझे प्राप्त हुआ है। कहां चला गया? ये रहा, लो जी, 300 करोड़ रुपए यहां से मुझे प्राप्त हुआ है। फिर कहता है जी स्टॉक डेटर्स एंड अदर करंट एसेट्स वुड रियलाइज 65% ऑफ द बुक वैल्यू। अच्छा, आ जाओ जी स्टॉक वगैरह पर। स्टॉक डेटर्स एंड अदर करंट एसेट्स, लो जी ये रही। ठीक है, 5, 4 और 5, 9, 2, 11, 1, 7 और 5, 12 और 6, 18, 1875 करोड़ का, 1815 करोड़ का 65% कर दो। 65%। आप आंसर देख सकते हो पीछे, आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सारी एसेट्स तो लगभग रिकवर हो ही गई। फिर देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्लेम फिल्ड बाय द कंपनी फॉर अ क्वालिटी ब्रीच बाय द सप्लायर एंड द लिक्विडेटर हैज मैनेज्ड टू रिकवर 150 करोड़। लो जी, 150 करोड़ एक और एसेट्स आपके पास आ गई। 150 करोड़ की एक और एसेट्स आपके पास आ गई है और आपके पास कैश इन हैंड भी है। तो ये सारा मिलाकर आपके पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। लो जी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिक्सचर वगैरह ये सारा आ गया। टोटल वैल्यू रियलाइज्ड बाय, अच्छा कैश नहीं लिया होगा इसने, ये रहा टोटल वैल्यू कैश। आप कैश को भी इंक्लूड करना, वो एजम्पशन मान के चल रहा है कि इंक्लूजन ऑफ कैश, रियल आंसर में आल्सो बी गिवन ऑन द एजम्पशन ऑफ इंक्लूजन ऑफ अमाउंट ऑफ कैश। ऑब्वियसली लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट होता है तो आप उसे लेके चलो कैश को। ये पता नहीं क्या फालतू की एजम्पशन है जहां उन्होंने एक्सक्लूड किया, अब उसे मान के चलो। ठीक है ना, चलो जी। ये एक्चुअल में मैंने कहा ना इलेक्टिव लॉ में आया था क्वेश्चन, मैंने उस क्वेश्चन को रिस्पेक्टिव जो कुछ इररेलेवेंट पोर्शन था जो हटाया और जो रेलेवेंट ओनली रेलेवेंट पोर्शन था उसे इस टेस्ट में इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन मैं चाहता था कि मेन लॉ वाले जरूर करके जाएं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे कहां गया? लो जी, द ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी विद द नोट्स इंडिकेटिंग द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द कोड। 8 नंबर पे पूछेगा। जब आपसे ऐसा पूछेगा
तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी तो पूरा सेक्शन 53 एक्सप्लेन करो, और फिर इस क्वेश्चन में क्या होगा जरा ये भी एक्सप्लेन करके आओ, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछ रहा है। तो फिलहाल ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या होगा, चलिए देखना शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सेक्शन 53। नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट सेक्शन 326 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 53 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसमें ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में वर्कमैन को और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को क्या प्रोपोर्शनेटली दिया जाता है? द आंसर इज यस। अच्छा, वर्कमैन को कितने महीने का कितने महीने के जो वर्कमैन होते हैं उन्हें बराबर दिया जाता है? द आंसर इज 24 मंथ्स। 24 मंथ्स के आइएगा। मगर सबसे पहले क्या लेते हैं हम? सबसे पहले क्या लेते हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में? इंसॉल्वेंसी पीरियड कॉस्ट। सबसे पहले ये आएगी सबसे पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसके साथ में क्या लिया जाता है? ये जो आपका कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है, सेकंड प्रायोरिटी। मतलब इसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी कहते हैं पहले तो, फर्स्ट प्रायोरिटी। लो जी, सबसे पहले जिसकी पेमेंट होगी वो होगी कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एंड द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट। सबसे पहले इनकी पेमेंट होगी, यानी कि 140 करोड़ और 80 करोड़ पहले तो आप ये पे करोगे। उसके बाद अब हम आ रहे हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर पे। सिक्योर्ड क्रेडिटर की मैं अगर बात करूं तो सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं जी? ये रहे टर्म लोन और ये रहा वर्किंग कैपिटल लोन। 2700 करोड़ सेकंड प्रायोरिटी में आए। इसके अलावा वर्कमैन ड्यूज में से मुझे निकालने हैं 24 मंथ्स के। तो देखना 24 मंथ्स के कितने हैं? अच्छा, सारे 24 मंथ्स के हैं, तो ये भी सेकंड प्रायोरिटी में आ गए। अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखते जाइएगा साथ साथ। वर्कमैन ड्यूज है 240 करोड़, 1500 प्लस 1200 2700, 2700 प्लस 2 यानी कि 2940 करोड़ रियलाइज्ड वैल्यू में से माइनस कर देंगे। पूरा रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज तो मैं प्रोपोर्शनेटली करता। अभी तो पूरा रिकवरी हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद किसको प्रायोरिटी दी जाती है? उसके बाद प्रायोरिटी में देता हूं, कहां गया एम्प्लॉइज को। लो जी, एम्प्लॉइज। परंतु ध्यान रखना, एम्प्लॉइज सारे के सारे क्या नहीं, वो एम्प्लॉइज जिनका पिछले 12 महीने का बस ड्यू है उनको प्रायोरिटी देता हूं। यानी कि ये आ गए थर्ड प्रायोरिटी पे एम्प्लॉइज 25 करोड़। उसके बाद फिर किसको? फिर जो बाकी बचे फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं उनको प्रायोरिटी पे लाता हूं। अच्छा, बाकी बचे फाइनेंशियल क्रेडिटर में डायरेक्टर का भी है, तो उसे तो हटा देना चाहिए ना? नहीं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के लिए हटाने का प्रावधान है, अदरवाइज यहां पे हटाने का प्रावधान नहीं है। भाई लोन तो लोन ही है ना, तो पूरा 1000 करोड़ की प्रायोरिटी दूंगा। यस। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के ड्यूज कितने हैं? गवर्नमेंट के ड्यूज में बारे लिखा है 400 करोड़ है, 400 करोड़। मगर एडजस्टमेंट में आइएगा तो अच्छा, एम्प्लॉइज, बाकी एम्प्लॉइज का जो 25 करोड़ के अलावा 275 करोड़ है, सबसे लास्ट में आएगा, वो प्रायोरिटी में नहीं आएगा। अच्छा, एक और लायबिलिटी थी जी, ये असेसमेंट 300 करोड़। तो गवर्नमेंट का कितना हो गया? 300 करोड़ ये ड्यू हो गया, और 400 करोड़ ऊपर लिखा है बैलेंस शीट के अंदर, तो 700 करोड़ गवर्नमेंट का, ये भी प्रायोरिटी में आ गया। सारी एडजस्टमेंट तो वैसे अब हमने खत्म कर ली है लगभग। अब बाकी बची लायबिलिटीज को देखना शुरू करते हैं। बाकी बची लायबिलिटीज में कौन कौन बचा है देखो। टर्म लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, ये हो गया, गवर्नमेंट ड्यूज हो गया, वर्कमैन ड्यूज हो गया, एम्प्लॉइज। रिमेनिंग में 275 करोड़ बचा है एम्प्लॉइज का, ये पे कर रहा हूं। ऑपरेशनल क्रेडिटर ये अदर्स के साथ पे होता है, तो टोटल 2675 करोड़। अभी भी मेरे ख्याल से आपके पास अभी भी एसेट्स बची होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 13,000 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टीज रियलाइज हुई थी, ठीक है ना। लायबिलिटी तो इतनी अभी पे आपने की नहीं है, मेन तो इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसका पैसा अभी पे करना है फिलहाल।
अब भी हमारे पास कुछ बचा है। अच्छा, जब बचा है, ओहो, अच्छा एक चीज आपकी रह गई, वो रह गई ये एडजस्टमेंट। देखिएगा आपकी ये एडजस्टमेंट पूरी हो गई, ये भी 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 पूरी हो गई। अच्छा, ये भी पूरी हो गई। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ये भी मैंने पूरी देख ली, ये भी पूरी देख ली, ये इंश्योरेंस क्लेम भी देख ली, लीज। ये अब आइएगा लीज के ऊपर, जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये लीज रह गया है, बाकी तो सारे पॉइंट कवर हो गए मेरे एडजस्टमेंट में जितने भी दिए थे। अब लीज के ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं। देखिएगा कहता है लीज फॉर द ऑफिस premises had a lock-in period of 10 years. Out of which 3 years have expired. The landlord has submitted a claim of 120 crore for the remaining 7 years of the lease period. उसने कहा जी बाकी 7 साल का जो लॉक इन पीरियड था उसके लिए मुझे पैसा दो। बेटा ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है कि हम तुझे पैसा देते हैं। जैसे ही लिक्विडेशन शुरू होता है, लिक्विडेशन शुरू होते ही कंपनी के जितने भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब के सब सस्पेंड हो जाते हैं। जब कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगी तो ये लैंड एंड बिल्डिंग लेके क्या करेगी? कंपनी ही डिसॉल्व हो जाएगी। लैंडलॉर्ड के पास ऑप्शन है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बट इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट क्या डैमेजेस अवॉर्ड करता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के या नहीं। यहां पर ऐसी बात लिखी नहीं है। लैंडलॉर्ड ने क्लेम सबमिट किया है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है जब तक डैमेजेस अवॉर्ड ना हो जाए। समझ आ गई बात? तो एज्यूम कर सकते हैं कि ट्राइब्यूनल हैज नॉट अवॉर्डेड एनी डैमेजेस, क्योंकि उसकी कहीं बात है नहीं। इसके क्लेम सबमिट करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि लिक्विडेशन पे सारे के सारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाते हैं। तो मुझे इस लायबिलिटी का क्या करना है? नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। और कोई लायबिलिटी नहीं बची है, तो लगभग सारी लायबिलिटीज हो गई। अब इक्विटी और प्रेफरेंस को पे करना शुरू करो। आंसर पे आ जाते हैं। देखिएगा अब आंसर देखिएगा, ये लो जी, आपने ये सारा कर लिया था। उसके बाद अमाउंट ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो गया था। उसके बाद फिर अमाउंट गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लो जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है? 3800 करोड़, जितना था पूरा पे कर पा रहे हो। अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना बचा है? इतना, बस 11,000 करोड़ में से इतना इक्विटी शेयर होल्डर्स लेके जा पाएंगे। ठीक हो गई इतनी बात? आई होप अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, क्योंकि कई ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो हम कहते थे कि हाँ क्लियर है, आज इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर आखिरी एक क्वेश्चन में एक और पार्ट था। इन द सेड केस एज्यूमिंग दैट द ए लिमिटेड हैज ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ ₹500 टू इट्स सब्सिडरी अब्रॉड, द सब्सिडरी हैज एक्वायर्ड एसेट्स फॉर इट्स बिजनेस पर्पस, हाउ विल यू एज द लिक्विडेटर ट्रीट द एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी एंड द शेयर्स हेल्ड इन द सब्सिडरी? अगर आपको याद हो तो सेक्शन 36 आपने किया था, जिसमें आपने लिक्विडेशन एस्टेट की बात की थी। लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर सबसे लास्ट में लिखा गया था कि जो सब्सिडरी की एसेट्स हैं वो आपकी एसेट्स में लिक्विडेशन का पार्ट में नहीं इंक्लूड होती हैं। तो क्या ये जो अमाउंट ट्रांसफर किया और जो उसने एसेट्स परचेज किया वो लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां सेक्शन 36 का रेफरेंस भी दिया हुआ, देख लीजिए। Assets of any Indian or foreign subsidiary of the corporate debtor shall not be included in liquidation assets and shall not be used for recovery in the liquidation. ठीक, ये हमारा था जी पहला क्वेश्चन टेस्ट का। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
जिसने बात की शीतल केमिकल लिमिटेड, जो कहता है शीतल केमिकल लिमिटेड इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी डीलिंग इन द पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड इन द न्यूमरस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये आपकी जो लेटेस्ट मई 2020 की एमटीपी है ना, ये उसमें से लिया है मैंने। तो पहला क्वेश्चन मैंने इलेक्टिव में से लिया था, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां से इंटीग्रेटेड केस स्टडी उठाई है। बाकी जो आप क्वेश्चन देखोगे उनमें से 2 क्वेश्चन मैंने नए बनाए हैं जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं कहीं भी। 2 क्वेश्चन नए बनाए हुए हैं, एक ईसीबी के ऊपर और एक इससे अगला क्वेश्चन जो है। फिलहाल अभी इंटीग्रेटेड केस स्टडी का ये वाला क्वेश्चन पड़ेगा। शुरू करते हैं। ये एमटीपी में इस बार आया है। चलिए, शीतल केमिकल लिमिटेड is a listed public company dealing in the petrochemicals which are used in the numerous household products like wax, detergents, dyes, carpeting, safety glasses, etc. As per the latest audited balance sheet as at 31st of March 2019, the company have the following financial position. Paid up share capital rupees 40 crore, authorized capital rupees 50 crore, turnover इतना. Composition of the board. The company has 13 directors on its board, namely, अच्छा इन सब के नाम दिए गए हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। टोटल डायरेक्टर है 13, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं 5, 13 इंटू 1/3 मतलब 3 चौक 12 पॉइंट समथिंग, तो 5 रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा केवल से बिल्कुल सही, केवल लॉ का कंप्लायंस हुआ है। The article of association of a company restrict the maximum number of directors to 15. अच्छा, article of association कहता है maximum 15 हो सकते हैं। SCL remains ever conscious to the corporate governance and ensure compliance to the legal provisions in both letters and spirit. मतलब वैसे भी मन में भी है और डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी लीगल कंप्लायंस है उसके। L12 is the MD of the company, whereas M3 is the only woman director. The company has constituted requisite committee as per the requirement of law. The audit committee consists of the 7 directors as a member A1, B2, C3, D4, E5 and JK, मतलब 7 audit committee में है, audit committee में है 7. Earlier for the financial year ended 31st March 18, the company successfully convened and held AGM on 25 September 2018 at its registered office at Pune. On the fateful day of the AGM, while returning to Mumbai from Pune by road after her appointment at AGM, a fatal accident claimed the life of M13. ओहो, M13 कौन थी? वो जो वुमेन डायरेक्टर थी वो थी ना M13। थी तो ये यार, ये रही is the only woman director. अच्छा, thus snatching an efficient and trustworthy director from the hands of company. ऐसे लग रहा है ना कहानियां पढ़ रहे हैं प्रेमचंद की। Later on, a board meeting was held on 9th of January 2014 and N14, a finance professional and daughter of deceased woman director M13, was appointed as director. N14 उसकी जगह पर अपॉइंट की गई है to fill the vacancy of woman director so created due to the death of M13. It may be noted that before 9th of January को अपॉइंट हुआ है। बोर्ड मीटिंग was held on 15th of September 2018. 9th जनवरी से पहले 15 सितंबर को भी बोर्ड मीटिंग हुई थी। वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी, रूल 3 सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 रेड विद रूल नंबर 3 कब फिल कर दी जानी चाहिए? मैं कह सकता हूं नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हुई है? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 15 सितंबर को और 3 months, सितंबर के बाद 3 महीने मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, आपने कब अपॉइंट किया? 9th जनवरी को। ओह, मतलब पीरियड के बाद अपॉइंट किया है। अच्छा, SCL is a growing company which want to diversify its business into the sphere of the agrochemical also, and therefore desire to bring on its board O15, which is who is a chemical engineer with hand-on experience of about 20 years
post his qualification in the field of agrochemical and other petrochemical products. Okay. Besides the production, he is well versed in marketing of the agrochemical both in India and abroad. It is hoped that he shall prove to be a valued assets of the company. Accordingly, a board meeting was held on 14th of April to appoint O15 as additional director. As the total strength of director was well within the limit prescribed by the article, there was no need to alter the article. बिल्कुल ठीक. अब आते हैं MCQs पे. कहते हैं after the appointment of O15 as a director, another board meeting of SCL was held on 17th of May 2019. From the given option, choose the correct one which indicate the quorum for the current board meeting. बोर्ड मीटिंग कितनी होती है? 1/3 और 2 whichever is higher. तो यहाँ पर कितने हैं जी? अब इस टाइम कितने हो चुके हैं? मैं कह सकता हूँ पहले थे आपके टोटल मिला के थे कंपनी 13 में से एक गई, एक आ गई, तो फिर 13 के 13 रह गए. 13 में एक और जुड़ गया O15, तो फिर कितने हो गए? 14. अच्छा, तो टोटल 14 इंटू 1/3 कितना हुआ? 5 और 2 whichever is higher 5. तो 5 कोरम होनी चाहिए. सेक्शन 173 सेक्शन 174 बोलो ना. हाँ चले, आगे बढ़ते हैं. तो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ O15 एज एडिशनल डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 5 डायरेक्टर्स होने चाहिए. 5 डायरेक्टर्स. आगे बढ़ना शुरू करते हैं जी. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी ऑफ द SCL, हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द कोरम. ऑडिट कमिटी की कोरम कुछ याद आया? सेबी LODR लिस्टेड कंपनी है, बोलो ना. हाँ, तो कोरम कितनी होती है ऑडिट कमिटी की? मैं कह सकता हूं 1/3 ऑडिट कमिटी के मेंबर्स कितने हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स इन ऑडिट कमिटी और 2 whichever इज हायर. बट ध्यान रखना मिनिमम दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने चाहिए. मिनिमम कितने? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके रहने चाहिए. तो आइएगा, ऑडिट कमेटी की कोरम कितने? ऑडिट कमेटी की कोरम क्या है देखना शुरू करते हैं. ऑडिट कमेटी के मेंबर कितने? 7 का 1/3 करो तो कितना हो गया? 3 और 2 whichever इज हायर 3. तो 3 की आपकी कोरम होगी जिसमें से मिनिमम 2 आपके क्या होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे. ठीक हो गई इतनी बात? तो पढ़िएगा, ऑल द 7 ओनली 5 ओनली 3 ऑफ विच मिनिमम 2 शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. लो जी, सेकंड का सी इज करेक्ट. और आगे बढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व डेट आफ्टर द डेथ ऑफ M13 कब हुई थी? 23 सितंबर को, वो जो AGM के वक्त डेथ हुई थी. हर डॉटर N14 वॉज अपॉइंटेड एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 9 जनवरी 2019 टू फिल द वैकेंसी. इज द अपॉइंटमेंट ऑफ N14 ऑन 9 जनवरी जस्टिफाइड? क्या कहता है सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 रेड विद रूल नंबर 3? क्या कहता है? कहता है सेकेंड प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी होती है इन द ऑफिस ऑफ द वुमेन डायरेक्टर, देन सच वैकेंसी शैल बी फिल्ड इन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months whichever is later. तो यहां पर बताना वैकेंसी कब अराइज हुई. मैं कह सकता हूं 25 सितंबर को. इसके बाद की बोर्ड मीटिंग कब हुई? 15 सितंबर. ये तो इससे पहले हुई है. तो इसके बाद कब हुई? 9 जनवरी को. और 3 months whichever is later. तो क्या 9 जनवरी को अगर अपॉइंटमेंट हुआ है इनकी बिटिया का, तो क्या अपॉइंटमेंट वैलिड है? द आंसर इज यस. तो पढ़िएगा, तीनों नो हैं. 4th पे आइएगा, यस द अपॉइंटमेंट ऑफ N14 मेड ऑन 9 जनवरी इज जस्टिफाइड. आई होप कोई दिक्कत नहीं. आगे चलिए, फिर कहता है इन द अबव केस सिनेरियो L12 is the managing director of SCL. ठीक है. If it is assumed that there is no managing or the whole time director,
अब ये लैंग्वेज ना कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे। इससे कैसे कंफ्यूज करते हैं? इफ इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, मतलब एक एमडी है बाकी और कोई एमडी नहीं है। इसने लिखा है इसने ऐसा लिखा है, इफ इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो अदर मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर। अदर होता ना तो इसका मतलब L12 के अलावा पूछ रहा होता। इसने कहा एज्यूमिंग कोई एमडी और WTD नहीं है, हाउ मच रेम्युनरेशन कंपनी कैन पे टू ऑल द डायरेक्टर्स। अगर कंपनी के पास कोई है ही नहीं, एमडी WTD वगैरह है ही नहीं, तो फिर कंपनी कितना रेम्युनरेशन पे कर सकती है? द आंसर इज 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट। बोलो ना हाँ, 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे। चले, तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड केस स्टडी। अगली वाली उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, फिर दोबारा ABC प्राइवेट लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी है प्लस लिस्टेड कंपनी है। रिसेंटली कंपनी हैज अपॉइंटेड मिस्टर राम as a company secretary who immediately raised an objection after his appointment that company has not yet appointed independent director on board. प्राइवेट लिस्टेड कंपनी को भी क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है? सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 में लिखा है कि केवल लिस्टेड पब्लिक कंपनियों को अपॉइंट करना पड़ता है, और यही बात सेक्शन 177 में भी लिखी है कि केवल लिस्टेड पब्लिक कंपनियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है या ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है। बट ये बात तो कंपनीज एक्ट में है। नाउ कम टू सेबी LODR। सेबी LODR में कहा गया रेगुलेशन 18 के अंदर कि हर लिस्टेड कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो उसमें ऑडिट कमेटी होगी, और ऑडिट कमेटी होगी तो ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। बाप रे। फिर कहता है द अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्म हिम दैट कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट सपोज टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। गलत कह रही हैं। However, Ram still remains of the view that independent director must be there. In addition, he also emphasized the need of having an audit committee as well. बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, लिस्टेड कंपनी है, सेबी LODR लग गया। The company was having total 6 directors in place as of now. Keeping in mind the above complication, decide whether contention on the part of Mr. Ram is valid. Absolutely valid. रेफरेंस दे के आइएगा कंपनीज एक्ट का भी प्लस सेबी LODR रेगुलेशन नंबर 18 का भी, यहां दिया हुआ देखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़े। आगे सेकंड, डिसाइड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑडिट कमिटी कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट एज एप्लीकेबल टू द कंसर्न कंपनी इफ द कंपनी प्लान टू हैव ओवरऑल 9 डायरेक्टर इन इट्स ऑडिट कमिटी। 9 डायरेक्टर ऑडिट कमिटी में रखने हैं। 9 का 2/3 कर लो, 6 डायरेक्टर क्या होने चाहिए? मैं कह सकता हूं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। 6 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेबी LODR के अनुसार कितने होते हैं? 2/3 शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक होगी इतनी बात, और आगे बढ़ सकते हैं। तो 6 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अच्छा, आल्सो डिसाइड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विच कंपनी नीड टू हैव ऑन इट्स बोर्ड। तो 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी को रखने की जरूरत है। अच्छा, ये क्वेश्चन जब मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था ना, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, तो जिनके पास क्वेश्चन पेपर होगा प्लीज देख लीजिएगा, घबराइएगा मत। ये मैंने थोड़ा सा नया वर्ड ऐड किया था इसमें। समझ आ गई बात? तो सेबी LODR प्लस कंपनीज एक्ट का मिक्सचर मिला के एक परफेक्ट क्वेश्चन है ये। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिस्टर साइलेंसर। ये क्वेश्चन इस बार ये MTP का है। ये भी वैसे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बुक जो है आप लोगों के पास, जो मुझसे पढ़े हुए हैं या फिर जो नहीं भी पढ़े हुए, वो भी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन जब देखते होंगे टेलीग्राम पे, तो ये सॉल्व करवाया हुआ है। मिस्टर साइलेंसर वॉज अपॉइंटेड एज MD ऑफ फ्रीबर्ड इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2016 ऑन अ सैलरी ऑफ 12 लाख per annum with other perks. The board of directors of the company came to know about certain questionable transaction entered into by Mr. Silencer and therefore terminated his service as a managing director from 1st of March 2019. Mr. Silencer termed his removal as illegal and claimed compensation from the company. Meanwhile, the company paid a sum of rupees 5 lakh on ad hoc basis to Mr. Silencer pending settlement of his dues. Discuss the following. पहला, whether the company is bound to pay compensation to Mr. Silencer and if so, how much.
क्या कंपनी को कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी मिस्टर साइलेंसर को, एंड इफ से सो हाउ मच? सेक्शन 202 बात करता है एमडी वगैरह की कंपनसेशन के बारे में। वो कहता है अगर एमडी वगैरह को आप निकालते हो तो कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी, बट कुछ केसेस में आपको पे नहीं करनी पड़ती, कुछ केसेस में पे नहीं भी करनी पड़ती। अच्छा, उन केसेस में आते हैं अमेलगमेशन के केस, अगर वो नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी वगैरह उसने किया हो, ठीक है। क्या यहां पर नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी वहां पे किया उसने? नहीं। वो कहता है कुछ क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन थी, कुछ क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन थी जिनके बेसिस पे आपने रिमूव कर दिया। अब क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या उसने नेग्लिजेंस किया, क्या उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया? नहीं, ये तो मात्र आप इल्जाम लगा रहे हो क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन। इंग्लैंड में 1960 में एक बड़ा फेमस केस हुआ था जिसका नाम था बेल वर्सेस लीवर ब्रदर्स। ये उस पे आधारित घटना है। लीवर ब्रदर्स एक कंपनी थी जिसके एमडी का नाम था बेल, मतलब लीवर ब्रदर्स की सब्सिडरी कंपनी में इन्हें एमडी बनाया गया था, बेल को। तो हुआ क्या था कि पता लगा कि कंपनी ने ना इन्हें कुछ कंपनसेशन वगैरह, पैसा वगैरह पे किया, उसके बाद इनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने पे कुछ पैसा दिया, फिर कंपनी को पता लगा कि यार ये तो कुछ ट्रांजैक्शंस पर्सनल लेवल पे भी कर रहे थे, कंपनी में नहीं, वैसे अपनी आउटसाइड कुछ और ट्रांजैक्शन भी कर रहे थे। कंपनी ने कहा नहीं जी, हमने जो इन्हें कंपनसेशन दिया वो वापस करो, क्योंकि ये तो अपनी पर्सनल गेन भी कमा रहे थे, कंपनी से थोड़े ना फ्रॉड कर रहे थे, अपना पर्सनल गेन कमा रहे थे। कोर्ट ने कहा भाग जाओ यहां से, ऐसा नहीं होता कभी। आप ये कैसे कह सकते हो? उसने पर्सनल गेन कमाया, चलो ठीक है, कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शन की, आपने उसे पे किया, अब आप चाहते हो हम उससे वापस ले लें? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये केस था बेल वर्सेस लीवर ब्रदर्स का। वहां पे भी पॉइंट था क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन, कि इसने पर्सनली कुछ गेन कमाए हैं, कंपनी से नहीं कमाए, कोई फ्रॉड नहीं किया। सेम यहां पे हुआ, इन्होंने इसी को देख के क्वेश्चन बनाया कि कुछ क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस हुई हैं। क्या कंपनी में नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मिसफीजांस, ऐसी कोई घटनाएं हुई? नहीं हुई, क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो फिर क्या कंपनसेशन मिलनी चाहिए? हाँ, क्योंकि ये तो मियर एलिगेशन है, कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अच्छा, कितनी मिलनी चाहिए? मैं कह सकता हूं जितना रिमेनिंग टेन्योर है और 3 years विच एवर इज लोअर, उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, और एवरेज रेम्युनरेशन ऑफ द लास्ट 3 years, और जितना आपने काम किया है उसका एवरेज निकाल लो। अब एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सिंपल है। क्या 12 लाख रुपए सालाना की एवरेज है, सालाना की सैलरी है, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 लाख रुपए पर मंथ की एवरेज है? यस। तो रिमेनिंग टेन्योर कितना है आपका? 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 मार्च 2019 तक, तो अप्रैल से लेकर 17 तक, 16, 17, 12 महीने, 17, 18, 12 महीने, 18, 19, 36 महीने। ज्यादा नहीं हो गया क्या काम? 5 years के लिए रखा था, ठीक है, 36 महीने। अब ये तो 18, 19 मैंने ले लिया, मार्च तक लिया ना, 1 मार्च को निकाल दिया, तो 35 मंथ्स, -1 किया, 35 मंथ, समझ रहे हो ना। मैंने 31 मार्च 2019 तक ले लिया, यहां पर 31 मार्च 2019 तक, फिर मैंने 1 महीना माइनस किया क्योंकि 1 मार्च है, तो रहा 35 महीने, 35 मंथ्स। अच्छा, अब रहा रिमेनिंग टेन्योर कितना रह गया है? रिमेनिंग कितना है? 60 माइनस 35 इज इक्वल टू 25 मंथ्स, और 36 मंथ विच एवर इज लोअर, इसकी रेम्युनरेशन पे करूंगा, तो यानी कि 25 लाख रुपए, क्योंकि हर महीने की 1 लाख रुपए है, तो 25 लाख रुपए की रेम्युनरेशन आपको पे करनी है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है वेदर द कंपनी कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ 5 लाख पेड ऑन द ग्राउंड दैट मिस्टर साइलेंसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन। ये केस जरूर लिख के आना, बेल वर्सेस लीवर ब्रदर्स का, ये जरूर लिख के आना बस, कि नहीं आप रिकवर नहीं कर सकते।
In this case, the managing director was initially removed by paying him compensation, and later on it was discovered that he had been guilty of breaches of duty and corrupt practices. कोई मेजर सब्सटेंशियल इसने करप्शन नहीं की थी, बस कुछ पर्सनल गेन्स, अपनी कुछ पर्सनल ट्रांजेक्शन्स कमा रहा था, एंड डेट ही कुड हैव बीन रिमूव्ड विदाउट कंपनसेशन. बट एक बार जो पे कर दिया वो आप रिकवर नहीं कर सकते. ये लाइन पढ़ लीजिएगा इस डिसीजन की, यहां से शुरू करना. कहता है वेयर इट वाज ऑब्जर्व्ड, इस केस में, that a director was not legally bound to disclose any breach of his fiduciary obligation. अगर डायरेक्टर कुछ पर्सनल कमा रहा है तो वो कंपनी को बताने के लिए लायबल नहीं है. कंपनी ने कहा कि इसने कुछ पर्सनल कमाया, हमें बताया नहीं. कोर्ट ने कहा वो तुम्हें बताने के लिए लायबल नहीं है, ताकि तुम्हें मौका दे सके कि तुम उसको डिसमिस कर सको. नहीं, वो तुम्हें बताने के लिए लायबल नहीं है. और वो इतना, उसने कंपनी से नहीं चुराया कुछ भी, इसलिए. यहाँ लास्ट लाइन में बेशक आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारी शब्द है, ये इंस्टीट्यूट के शब्द हैं, ये कोर्ट के शब्द नहीं थे, ये इंस्टीट्यूट के शब्द हैं. कहता है डेट ही कुड हैव बीन रिमूव्ड विदाउट कंपनसेशन. आप पर्सनल गेन कमा रहे हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप पर्सनल गेन नहीं कमाओगे तो आपको रिमूव किया जा सकता था. ऑन दिस ग्राउंड आपको रिमूव किया जा सकता था. ठीक है ना. तो ये वैलिड ग्राउंड था उसके रिमूवल का. बट कंपनसेशन पे कर चुके हो तो आपसे रिकवरी अब नहीं हो सकती है. और आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय मिस्टर जे, डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, इन अ प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बी एंटर्ड विद मेसर्स एपीएल एंड कंपनी इन विच सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर. बहुत डिटेल में, डेप्थ में तरीका बता रखा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो क्लास ड्राफ्टिंग की. ना मिले तो मेरे टेलीग्राम पेज पे मैं लगातार अपलोड करता रहता हूँ, रिवाइज कर करके कुछ दिनों में पीडीएफ शीट, वहां पे देख लेना आराम से. ड्राफ्टिंग की क्लास पे जाके क्लिक करना और वो देख लेना. बोर्ड रेजोल्यूशन बनाने का पूरा तरीका समझा रखा है. तो मैं कह रहा आज वो तरीका तो पूरा डेप्थ में डिस्कस नहीं करूंगा, बट शुरुआत देखना. मैंने कहा सबसे पहले शुरुआत रेजोल्यूशन बनाने की रिजॉल्व्ड डेट से होगी. उसके बाद सबसे पहले स्पेसिफिक सेक्शन लिखना. कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है यहां पर? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट 184. स्पेसिफिक सेक्शन लिखने के बाद उसके पास एक जर्नलाइज स्टेटमेंट दे देना. जर्नल स्टेटमेंट. जर्नल स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखोगे? एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. दिस इज कॉल्ड जर्नल स्टेटमेंट. ये जर्नल स्टेटमेंट है. उसके बाद 4th, यूज ऑफ बी एंड इज हेयर बाय जरूर करना. बी एंड इज हेयर बाय जरूर करना. 5वां, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपनी सेक्रेटरी. जरूर देखना कि वो कंप्लायंस इंश्योर करे. कंपनी सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर देना. अगेन बी एंड आर हेयर बाय, ये वर्ड जरूर यूज होना चाहिए. तो पढ़िएगा. रिजॉल्व्ड एट परसुएंट टू सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रेड विद द कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स, रूल्स and other applicable provisions of the Company Act, the notice of disclosure of interest or concern. कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म नंबर MBP1, received from Mr. J of the company as placed before the company. ना भी रहे याद तो कोई दिक्कत नहीं है. Be and hereby noted and taken on record by the board. Resolved further that Mr. J, the director of company, and Mr. Dash company secretary, आप केवल company secretary लिख के आओ, that Mr. Dash company secretary of the company be and hereby authorized to make necessary entries in the register maintained for this purpose. क्योंकि एंट्रीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है ना. चलो अब हम आते हैं ईसीबी के ऊपर. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को रिकॉल कराने की कोशिश की है इस क्वेश्चन के थ्रू. चलिए जी क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं. रिसेंटली अभी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की एक क्लास डाली थी. जरा अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करा रहा हूं. कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ द ईसीबी इन माइंड, डिसाइड द फॉलोइंग. पहला, ईसीबी इन द फॉर्म ऑफ एफसीवाई, फॉरेन करेंसी, आल्सो इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर. फॉरेन करेंसी ईसीबी में क्या प्रेफरेंस शेयर आते हैं? नहीं आते. ये केवल आईएनआर में आते हैं. पॉसिबल इन ईसीबी इन आईएनआर, केवल उसमें आते हैं.
Even a non-profit organization can raise ECB. Yes, they can. Why not? Approved borrower में आते हैं ये. Foreign parent are also allowed to lend to their Indian subsidiary. Yes, यही तो सबसे बड़ा सोर्स होता है उनका इक्विटी के अलावा. तो yes, foreign parents are allowed. They are the approved lenders. Foreign branches / subsidiary of the Indian banks are permitted as recognized lender for ECB. अच्छा, ECB रेज करनी है अगर INR में तो यहीं बैठे बैठे कर दो. फॉरेन करेंसी में दे सकते हो. FCY ECB अलाउड. INR में नहीं. INR में तो यहीं दे दो. वहां क्या जाके दे रहे हो? मैं जाऊंगा विदेश, वहां से जाके अपने घर वालों को लोन दूंगा. ये क्या मतलब? All in cost ceiling per annum for ECB including penalty can be LIBOR plus 650 bips. Yes, क्योंकि all in cost ceiling वैसे तो होती है LIBOR plus 450 पॉइंट्स, मगर प्री पेमेंट पेनल्टी भी लगती है एक प्लस 200 बेसिक पॉइंट की. तो टोटल हो गया LIBOR प्लस 650 बेसिक पॉइंट्स. ठीक है, बढ़े आगे. अब आपको मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड निकालना है. ECB रेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और $100 मिलियन. भाई 50 मिलियन तक होता तो मैं कह सकता था कितना 1 ईयर, बट अब कितना है 3 इयर्स, क्योंकि $50 मिलियन से ऊपर चला गया. ECB रेज फॉर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन अवेल्ड डोमेस्टिकली फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ओहो कितना 7 इयर्स. रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 10 इयर्स. ये याद रखना भाई, एक एक नंबर की जंग होगी, छूटने ना पाए. ECB रेज अच्छे खासे चार्ट बनवाए थे, अगर याद हो तो खुदा का खौफ करना, याद रखना. ECB रेज्ड फ्रॉम द फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर द वर्किंग कैपिटल पर्पस कितना 5 इयर्स. चलो आगे. फिर कहते हैं जी फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीमियर बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज प्लान टू एस्टेब्लिश इट्स सब्सिडरीज इन इंडिया. प्लान क्या मतलब, चल रही है फाइजर इंडिया. फॉर विच इट ऑल्सो प्लान टू इन्फ्यूज मनी थ्रू बोथ इक्विटी एंड लोन इन द फॉर्म ऑफ ECB. द पेरेंट वुड बी होल्डिंग 60% ऑफ शेयर इन इट्स इंडियन सब्सिडरी. ओके. Detail about some of the item of the subsidiary after 1 year of the incorporation are as follow. Overall ये सब्सिडरी मतलब फाइजर इंडिया का ब्रेकअप है. ये फाइजर इंडिया दिया है. ओवरऑल पेड अप शेयर कैपिटल है इतनी, जिसमें पेरेंट्स होल्ड करता है इतनी 60%. ओके. फ्री रिजर्व्स में पेरेंट का हिस्सा इतना है, टोटल इतना है, पेरेंट्स का हिस्सा इतना है. लोन इन द फॉर्म ऑफ ECB टोटल इतना है, इसमें इसका हिस्सा इतना है. अदर लॉन्ग टर्म लोन टोटल इतना है, इसका निल है. अगर आपको याद हो तो ये डायरेक्ट इक्विटी होल्डर है. ये यस, डायरेक्ट इक्विटी होल्डर कितना लोन ECB के फॉर्म में दे सकता है, इतना कि लोन ऑब्लिक इक्विटी रेशियो 7:1 से ज्यादा मत जाए. अब कहता है नाउ पेरेंट कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्फ्यूज फर्दर लोन इन द फॉर्म ऑफ ECB. Decide the extent up to which the ECB can be raised from the parent now. Maximum loan upon equity कितनी हो सकती है 7/1. लोन कितना है इन द फॉर्म ऑफ ECB देखना है. केवल फॉरेन डायरेक्ट होल्डर का फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी होल्डर का हिस्सा देखो 1000 करोड़. कहता है फर्दर कितना रेज कर सकते हैं, यही तो पता नहीं है, मगर इतना रेज कर सकते हो कि रेशियो 7:1 पे मेंटेन कर लेना. तो कितना रेज कर सकते हैं यही तो ढूंढना है. तो +X डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है. इक्विटी में भी इसका हिस्सा देखो, केवल इसका, केवल ये हिस्सा देखना है, फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी होल्डर का हिस्सा. ये 300, ये 60, तो कितना हो गया 360. लो जी
तो x की वैल्यू कितनी आई, x 7 6 42 2 4 3 21 और 4 25 माइनस 1000, तो यानी कि 1520 करोड़ आप फर्दर ईसीबी रेस कर सकते हो, ताकि 7:1 की रेशियो आपकी बन सकती है। 1520 करोड़ की फर्दर ईसीबी अलाउड है, फर्दर ईसीबी अलाउड। लो जी, जब ये टेस्ट कर लो तो मुझे एक मैसेज जरूर भेजना मेरे नंबर पे कि सर ये टेस्ट का लेवल हमें बहुत अच्छा लगा या बेकार लगा या एवरेज लगा। एवरेज लगा तो मैं और ज्यादा अच्छा लेवल बनाऊंगा, अच्छा लगा तो इसी लेवल का एक और टेस्ट आपके सामने आएगा अलग चैप्टर्स के ऊपर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मुझे जरूर फीडबैक देना इस टेस्ट का कि इस टेस्ट का लेवल आपको कैसा लगा। थैंक यू, खुश रहो। सबसे बड़ी बात बेटा सेफ रहना इस वक्त, ठीक है। इस कोरोना पीरियड में अपना अपने परिवार का ध्यान रखो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, खुश रहो।